आऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे पास अब अगला नंबर, अगला राज्य आ रहा है वो आपके सामने है। बेंगलुरु कर्नाटक की ये सीटें जहां पर एनडीए के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये पिटारा खुला कर्नाटक का। सबसे पहले बेंगलुरु की खबर। बेंगलुरु में 4 सीटें जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही है। और यहां कर्नाटक के उत्तरी इलाके की अगर बात करूं, यानी उत्तर कर्नाटक, तो आप देख लीजिए 10 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य खाता भी नहीं खोल पा रहा है। ये उत्तर कर्नाटक का। और अब तटीय कर्नाटक, यानी जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, 28 में से 3 की 3 सीटें यहां पर 28 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये दक्षिण कर्नाटक का पिटारा खुला। 28 में से 9 सीटें यहां पर देखिए एनडीए के खाते में 8 आती है। दक्षिण कर्नाटक की जो 9 सीटें, 9 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में, और कांग्रेस 1 सीट लाती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल। और रूबिका, कहीं ना कहीं रीजन वाइज आप बताने की कोशिश कर रही थी कि रीजन वाइज क्या मुश्किल की घड़ी है यहां कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। बिल्कुल। और हम आपको दिखा रहे हैं 28 सीटों का लेखा जोखा, उसमें 25 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं और केवल 3 पर संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो ओवरऑल जो 28 सीटें हैं कर्नाटक की, उनका लेखा जोखा हम बता रहे हैं आपको। और आप अगर ये तस्वीर बिल्कुल एक बार फिर रीजन वाइज दिखाइए। बेंगलुरु की 28 में से 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती है। चेंज द स्लाइड। अब हम असम का जिक्र करते हैं। कर्नाटक आपने देख लिया, एनडीए के खाते में जाता हुआ कर्नाटक नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर असम में देखिए एआईयूडीएफ के खाते में महज 1 सीट, इंडी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही है और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां पर। बदरुद्दीन अजमल का बताना होगा आपको, क्योंकि उनके खाते में 1 सीट यहां पर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम असम की बात करें 14 सीटें, छोटा राज्य है, तो 12 यहां सीधे सीधे। अगर विधानसभा की बात करें तो सरकार जो है बीजेपी की और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां आ रही हैं। और एआईयूडीएफ की जो बात है उसके खाते में, बदरुद्दीन अजमल के खाते में 49% वोट मिल रहा है एनडीए को, 35% मिल रहा है कांग्रेस को, महज 6% मिल रहा है एआईयूडीएफ को, और दूसरे अन्य के खाते में 10% जाती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों में असम में कुल मिलाकर आप समझ लीजिए हिमंत बिस्वा का जादू और काम इस कदर बोल रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 49% लगभग आधा आप मान लीजिए जो वोट प्रतिशत है। तो लगातार अगर हम असम की बात करें, जी बिल्कुल, विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो 49% एनडीए के खाते में, जबकि 35% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में, 6% एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और 10 अन्य के खाते में। तो ये हम आपको ओवरऑल लेखा जोखा बता रहे हैं। दो राज्य हैं बिल्कुल, दोनों कर्नाटक और असम। कर्नाटक और असम, यहां पर पिटारा खुल चुका है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता दल सेक्युलर के मनीष कुमार, और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के जो कृषांक माने हैं वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। और स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान है, जरा उनका तारुफ हम करवा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रामकृपाल सिंह चुनाव विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। उमेश झा हमारे साथ, ये वो खास मेहमान है जिन्होंने ये पूरा जो हमारा ओपिनियन पोल है रूबिका, उसको एक शक्ल दी है। और इनका जो सैंपल साइज है 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल साइज है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मेगा ओपिनियन पोल है। और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपका रुख हम करना चाहेंगे। बंपर लॉटरी लग रही है दोनों ही प्रदेशों में, बड़ा प्रदेश है। वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेगा ओपिनियन पोल में। न्यूज़ 18 इंडिया का ये मेगा पोल अब तक क्या कुछ आपके सामने तस्वीर लाया है वो बताने की बारी आ गई है पंकज। बिल्कुल, अब तक हमने आपको 11 स्टेट्स के 284 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया है। और इन 284 सीटों में एनडीए को 211 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को
64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 284 सीटों में 284 सीटें, उसमें से किसको कितना मिला? कर्नाटक और असम में एनडीए की बड़ी जीत यहां पर होती हुई दिख रही है। यूपी बिहार में इंडी गठबंधन के सफाई के आसार हैं। एमपी दिल्ली में भी एनडीए की क्लीन स्वीप का अनुमान दिख रहा है। ये बिग पिक्चर आपको इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 11 राज्यों के ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त है। अब जरा आगे का पिटारा खोलने का वक्त है। राजस्थान मारा जमीन रो नंबर आवा वालों है। भावनाएं जो है रूबिका, हम समझ सकते हैं। राजस्थान का जिक्र हो रहा है। 25 सीट क्लीन स्वीप एनडीए करती हुई यहां पर नजर आ रही है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो राजस्थान की तस्वीर, और अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए के लिए 61% है, 61%, जबकि 33% इंडी गठबंधन को और अन्य के खाते में 6%। ये राजस्थान का हम वोट शेयर आपको बता रहे हैं, वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए 61% यहां पर बीजेपी के खाते में, 33% कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 6% आते हुए राजस्थान का पिटारा खुला और राजस्थान में बम्पर जीत एनडीए यहां पर लाते हुए। अब उत्तराखंड, बिल्कुल पहाड़ी राज्य है, 5 वहां पर लोकसभा सीटें हैं और यहां पर आप देखिए क्लीन स्वीप है एक बार फिर से उत्तराखंड में। ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है, आप देखिए 5 की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 0 यानी अकाउंट खुल नहीं रहा है, खाता खुल नहीं रहा है। वोट परसेंटेज आ गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को 62% वोट प्रतिशत यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। इंडी गठबंधन के खाते में 30% जाते हुए वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 8%। इन 5 सीटों पर उत्तराखंड की क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय दोनों ही राज्यों में, वो चाहे राजस्थान हो, वहां पर पूरी की पूरी सीट्स, और अगर वो बात हो उत्तराखंड की। अब जरा दक्षिण के राज्य तेलंगाना की बात करते हैं तो आप देखिए एनडीए को यहां 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 6 सीटें मिलती जा रही हैं। केसीआर की बीआरएस 2 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 और अदर्स के खाते में 0। इंटरेस्टिंग मुकाबला है। यहां आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें, इंडी गठबंधन को 6 सीटें, बीआरएस को 2 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत जरा जनता को बता देते हैं तेलंगाना में किसके खाते में कितना वोट आता हुआ दिख रहा है। 28%। लेकिन यहां देखिए सरकार अभी इस वक्त उम्मीद जागी थी इसी राज्य से, कांग्रेस की सरकार, राज्य में कांग्रेस को 34% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकस्त मिली थी बीआरएस को तेलंगाना में, केसीआर को तो 27% वोट परसेंटेज जो है वो बीआरएस को मिलता नजर आ रहा है। और एआईएमएम की अगर हम बात करें तो उनको 3%, जबकि अदर्स अन्य जो हैं उनको 8%। ये वोट शेयर हम बता रहे हैं आपको दक्षिण के राज्य तेलंगाना का। लेकिन कुल मिलाकर एंट्री यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए ये जो पूरा बड़ी तस्वीर आपके सामने है, 14 राज्य, 443 में से 331 सीटों पर सर्वे ये बताता है कि 249 सीट एनडीए के खाते में आ रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 70 सीटें आती हुई नजर आ रही है। तो 14 राज्यों का ये ओपिनियन पोल हमने अभी तक आपको दिखाया है, जिसमें 543 में से 331 सीधे अभी दिखा चुके हैं हम आपको, और 249 में एनडीए, जबकि इंडी गठबंधन को 70 और अन्य के खाते में 12 नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक इस मेगा ओपिनियन पोल का लेखा जोखा हमने आपको बताया है। और इसीलिए अब विवेक श्रीवास्तव आप हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कुल मिलाकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आंकड़ा शायद आते हुए दिख रहा है जिसका बार बार इशारा बीजेपी कर रही है। नहीं, ये मेरे को जो दिखा रहे हैं आप, ये वर्चुअली एक्सटेंशन ऑफ 2019 के डेटा ही लग रहे हैं, जो कि थोड़े आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं जैसे आपको आसाम का ही एग्जांपल दिया था, तो पिछले 2019 के अंदर 35% और 36%, 1% का लगभग वोट डिफरेंस था। हाँ। और इस बार INDIA इकट्ठा लड़ रहा है। वोट पोलराइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो उससे विपक्षी पक्ष भी होगा। तो मेरे ख्याल से 49% जो आपने दिखाया है ये एक एग्जैजरेशन है मेरे हिसाब से। आई थिंक वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक एंड कट आउट। कर्नाटका के अंदर अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर अगेन लास्ट टाइम वाला ही 1-2 सीट ऊपर नीचे करके आप उसको कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। दक्षिण भारत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 2019 के बाद बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिविजिव रहा है, जिससे बहुत से राज्य और बहुत से वोट बैंक्स खिसके हैं। बीजेपी आज एक नर्वस स्थिति के अंदर है, वरना बिहार के अंदर और कल हरियाणा के अंदर जो उठापटक करी है, जिस तरीके से INDIA के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है। नजर आ रहा है माने कृष्णक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीआरएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माने जी, पहला सवाल तो आपसे तेलंगाना को लेकर इसलिए है क्योंकि वहां पर बीजेपी बड़े तौर पर एंटर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला ऐसा है
कि बिल्कुल पीछे पीछे इंडिया अलायंस है, सबसे आगे एनडीए दिख रहा है और आपकी पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर आकर खड़ी है आंकड़ों के लिहाज से। रूबिका जी, भाजपा को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं कि बीआरएस के पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को अगवा करते हुए लेके जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को लेके जा रहे हैं। उसका मतलब ही दिख रहा है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। अब तक उन्होंने जो लिस्ट दिया है ना, उसमें 70% के जो नेता है, जो उनके उम्मीदवार है, वो हमारे केसीआर के दल के लोग हैं, वो हमारे पूर्व विधायक थे जी। अरे 1 तारीख को उनको पार्टी में लिया और 2 तारीख को उनको टिकट दे दिया, 24 घंटों के बीच। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है, तो काहे का बल, काहे का प्रदर्शन। जब नेता ही नहीं है तो कहां से वोट आएंगे उनको जी। तो आत्मविश्वास कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बेचारे नेता भी नहीं बना सके। मैं जरा इनकी पार्टी की बात कर लेता हूं। माने जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले तो ये कि कांग्रेस से छिटक कर केसीआर ने अलग पार्टी बनाई थी, अलग पार्टी फॉर्म की थी, तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? और बड़ा सवाल ये भी कि केसीआर क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। केसीआर जी हमारे यहाँ के विपक्ष नेता है, असेंबली में हम सरकार में थे, आज हमारे ऑपोजिशन के नेता है और हम आने वाले दिन केसीआर जी के नेतृत्व में काम करके फिर से यहाँ पे राज्य में सरकार में आएंगे। रही बात गठबंधन की, ये दोनों पार्टी के खिलाफ हम हैं। दोनों जो नेशनल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी या ये जो INDIA अलायंस जिनका है, माने ये राजनीति है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब से पार्टी बने थे ना, हमने देखा है तेलंगाना राज्य आने के बाद 14 से हम अकेले लड़े, अकेले 2 बार हमने सरकार फॉर्म की है, अब तीसरी बार खैर एक बार तो हार देखा है हमने। लोकतंत्र में होता है, हार जीत होती है, पर फिर भी अकेले लड़ेंगे। इस ओपिनियन पोल से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो फिर मैं कहती हूँ आप अपना ओपिनियन पोल दे दीजिए हमको। मैं सतीश जी यहाँ पर केवल ओपिनियन देते हैं, लेकिन मैं चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपसे बाकायदा नंबर भी ले लेती हूँ। हम यहाँ पर आपको तेलंगाना में इस वक्त दे रहे हैं 2 सीटें, मतलब हमारा जो सर्वे हुआ है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आप कह रहे हैं इनके पास लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं है, आप कह रहे हो अगवा करके टिकट दे रहे हैं। तो वही आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और इनफैक्ट वहां नंबर बता रहा है 8 सीटें मिल रही है, आपको 2 सीटें। यू टेल मी हाउ मेनी सीट्स, 17 में से कितनी सीटें आपको? रूबिका जी, आंकड़े तो तेलंगाना के लोग बता देंगे। हम देखिए, अभी हाल ही में हमारा राष्ट्र चुनाव हुआ, स्ट्रांग है हम, 39 सीट्स हमने जीता है, असेंबली में विधायक है हमारे। तो बिल्कुल देखिए, सिर्फ 2 नहीं, 2 तो शुरुआत है। अरे 2 से भारतीय जनता पार्टी तो सरकार देश भर में आ गई, तो 2 काफी एक बढ़ने के लिए है, माने तो आगे बढ़ेंगे। आप नर्वस दिख रहे हैं। अरे नहीं, आप नर्वस दिख रहे हैं। आप डोंट बी, आप आंकड़ा बताइए ना भाई। अभी यही चीज मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछती तो हो सकता है 17 में से वो कहते हैं मैं 70 ले आऊंगा। देखिए रूबिका जी, हम पूरे जो 17 उम्मीदवार है, पूरे 17 में कैंडिडेट खड़ा रहे। अगर एक ले रहे, एक कांग्रेस ले रहा है, एक बीजेपी ले रहा है, हमारा एक सांसद अगर कांग्रेस उड़ा रहा है, एक सांसद बीजेपी ले रहा है, फिर भी हमारे पास 2 नेता है जी रेडीमेड। तो केसीआर जी नेता बना रहे हैं। माने जरा मेरी क्यूरियोसिटी है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। जो बेटे हैं, क्या उनको बागडोर सौंप सकते हैं? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और बेटी जो है, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, वो तो अभी ऑलरेडी निजामाबाद के जो उम्मीदवार है हमने अनाउंस भी कर दिया। हमने हमारे सीनियर नेता जो बीसी नेता है बाजी रेड्डी गोवर्धन जी को ऑलरेडी हमने उम्मीदवार अनाउंस कर दिया, जिसका मतलब है कविता जी निजामाबाद से नहीं खड़ रही है। और रही बेटे को बागडोर सौंपने की बात, बेटे वाली बात बता दीजिए। देखिए, बेटे से पहले वो हमारे तेलंगाना के नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी के, तो हर कार्यकर्ता जिस तरह से काम करेंगे केटीआर जी भी काम करेंगे। ओके, केसीआर जी भी एक्टिव है। क्वेश्चन, केसीआर मुझे याद है पटना तक गए थे गठबंधन के लिए। आज आप ये कह रहे हैं कि हम तो इन दोनों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कौन सा मोह भंग हो गया? पटना तक जाकर साहब वापस आते और कहते हैं अब मैं ना लड़ा इनके साथ। जब पटना की जो सरकार थी वही खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जब ममता दीदी खुद INDIA अलायंस से दूर गई,
जब बहुत पार्टीज जो कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि देखेंगे आने वाले दिन कितने आंकड़े आएंगे। अरे यहाँ पे हमारे रेवंत रेड्डी जी खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी का सहकार चाहिए हमें। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, तेलंगाना की हमने काफी बात कर ली है रूबिका। अब जरा उमेश जी को चर्चा में लाते हैं। उमेश जी, देखिए, विवेक जो है आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस ओपिनियन पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं रियलिस्टिक नहीं लगता। जरा समझाएं आप। तेलंगाना में बस मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, आप बड़े सीनियर हैं, पत्रकार हैं आप लोग। आप देखिए, एनडीए इज गेटिंग अ लेसर वोट परसेंटेज एज पर योर ओपिनियन पोल राइट नाउ। 28% एनडीए का है, फिर भी सीटों का एक एग्जेजरेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसका विवेक उमेश जी है ना, उमेश जी जरा समझाइए। उमेश जी, ये कैसे? देखिए, तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कांग्रेस को अगर 34% वोट मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत बड़े गैप से कांग्रेस जीत रही है, और हो सकता है कि एनडीए वो सीटें जो जीत रही है वो कम मार्जिन से जीत रही है। ऐसा होता है कि वोट शेयर ज़्यादा हो पर सीटें कम होती हैं, स्पेशली जब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो, मल्टी पॉइंट कंटेस्ट हो जाता है, तब वोट शेयर और सीट शेयर में कोई तालमेल नहीं रहता है। विवेक, ऐसा आसाम में आपके हिसाब से नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूं कि आप 45% दिखा रहे हैं, उसमें 49% और 45% जो आपने दिखाया एनडीए का, अगर मैं कहूं कि हो सकता है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो 8 या 7 जगहों पर या बाकियों पे, एंड INDI स्क्वायर, तो सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई हो सकती है। फिर कैन आई से दैट? देखिए, अगर 45% आप बोल रहे हैं तो कहीं हो सकता है, कहीं 55% हो, कहीं 35%। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब पॉसिबिलिटी, अगर वो यहाँ है तो जरूरी थोड़ी है कि असम में नहीं होगी, मतलब असम में भी होगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी उम्मीदों वाला कबर्ड आप खोल के रखिए, उसमें मतलब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो आप हमेशा। सतीश जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मनीष कुमार जेडीएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा जब हमने आपके सामने कर्नाटक और बाकी राज्यों के आंकड़े बताए थे तब उनके पास नहीं जा पाए थे। मनीष जी, ये बीजेपी आपके लिए शुभ साबित हो रही है कि आप बीजेपी के लिए शुभ साबित हो रहे हैं? दोनों ही तरफ से है। ऐसा है कि इन्होंने अभी 7 सीट डिक्लेयर किए हैं कांग्रेस ने, और ये सातों के सातों हारेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने रूरल बैंगलोर जीता था, लेकिन इस बार वहाँ से डॉक्टर मंजूनाथ लड़ रहे हैं, तो वो इनका इलाज कर देंगे। और दूसरी बात, जिस तरह के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और अमित शाह जी का जो रणनीतिकार है, वो तो देखिए वो चीज़ों को यथार्थ में ग्राउंड पे उतारते हैं। अरे अपने दोनों लीडर्स भी तो याद कर लीजिए। और लास्ट टाइम की जी, अपने दोनों लीडर्स